नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन पेपर का चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग हल करेंगे। तो इसके पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका चौथा है। तो आज का पहला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख का टीला मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बना है। और बुधिहाल भी एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ भी राख के ढेर पाए गए हैं जो मध्यपाषाण कालीन है, जबकि ब्रह्मगिरी और कोल्डिहवा ये दोनों जो है यहाँ से क्रमशः मानव कब्र एवं धान की खेती का प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा से धान की खेती और ब्रह्मगिरी से जो है मानव कब्र प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पूछा गया आपका राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से संबंधित है। और यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। दूसरा प्रश्न है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? इन विच लैंग्वेज जैन आगम्स आर रिटेन? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत में। जैन आगम ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। आप सबको पता होगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और जबकि इसके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर जो हुए वे 24वें तीर्थंकर हुए और इनका नाम था महावीर स्वामी। तो ये जो है फेमस हुए काफ़ी। यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों, जो कि जिन्हें सरदार भी कहा जाता था, उनका एक दल का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल भी कहा जाता था। ये 40 अमीरों का समूह होता था और इसका अंत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के द्वारा कर दिया गया था। तो यदि पूछा जाए चालीसा या तुर्कान ए चिहलगानी को किसने समाप्त किया, तो बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। और गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने। चौथा प्रश्न है, सीधे रैयत यानी कि किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो यह शेर शाह सूरी ने किया था। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। रैयत अर्थात किसानों से सीधे लगान वसूल करने की प्रथा का प्रारंभ सूर शासक शेर शाह ने किया था। और यह उपज का 1/3 भाग होता था, जो कि मुल्तान में यह 1/4 भाग लिया जाता था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो वह यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ये अंग्रेजी शासन के अंतिम समय तक वफादार बने रहे थे और मुस्लिम समाज के विकास के लिए भारत में आंग्ल सत्ता का बने रहना आवश्यक मानते थे। इसलिए वे दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तो यदि पूछा है धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है, तो दादा भाई नौरोजी से। और छठवां जो प्रश्न है, 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। डी ऑप्शन से होगा यहाँ पे 1831। सन याद रखिएगा, 1831 का कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि आदि क्षेत्रों में हुआ था। यह विद्रोह कोलों ने उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया से छीनकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया गया था। और इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व सिगराय, सुरगा तथा बुद्धू भगत ने किया था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, मेहता, तेलंग और तैयब जी। बम्बई के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम इनका याद रखिएगा।
8वां जो प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे? तो ये जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था और स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था, जबकि वेब मिलर ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यदि पूछा जाए वेब मिलर जो है ये किससे जुड़े हुए थे, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे, जबकि H.W. नेविल्सन ये आपका स्वदेशी आंदोलन के समय जुड़े हुए थे। 9वां प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अनाईमुडी। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695, ये ऊंचाई कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, 2695 मीटर है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वह दोदा बेट्टा है, जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और जो है अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर और दोदा बेट्टा जो कि दूसरी ऊंची चोटी है इसकी लंबाई है 2637 मीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दिया गया सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, एक तरफ दर्रा दिया गया दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, तो पहला तो आपका सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। और बी दिया गया लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश दिया गया, एक गलत है आपका। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद जो है सी आपका है नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। जोजिला दर्रा कश्मीर में है, ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। 11वां प्रश्न है आपका पृथ्वी स्थित है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो पृथ्वी ये सूर्य एवं मंगल के मध्य स्थित है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। पृथ्वी सूर्य और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। सौर मंडल के ग्रहों का क्रम देखा जाए तो सूर्य से तो सबसे पहले पड़ेगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद आपका अरुण और वरुण। तो ये क्रम जो है आप याद रख सकते हैं इनका। तो पूछा गया है पृथ्वी किनके बीच स्थित है, तो शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य में है। और 12वां प्रश्न आपका भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका कि ए और सी दोनों में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तथा सबको न्याय स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करना तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना है। इस प्रकार प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का उद्देश्य हमारे संविधानविदों ने स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में भी कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और इस प्रकार संविधान में प्रस्तावना व राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों जगहों पर लोक कल्याण की भावना देखी जा सकती है। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी दोनों में। 13वां प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये पूछा भी जाता है, याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया 4 का जो है, और भाग 4 का के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। कुल कितने कर्तव्य दिए गए हैं, तो कुल आपको जो है 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। और अंतिम जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो प्रश्न लेकिन यहाँ पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। और 14वां प्रश्न है आपका कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की कौन सी धारा डेड लेटर यानी कि मृत प्राय रहनी थी? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, धारा 356।
भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों से संबंधित आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। आर्टिकल कितना है तो 356 याद रखिएगा। और 15वां जो प्रश्न है आपका, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा भाग 9 में। हमारे संविधान के 9वें भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की जो है परिकल्पना की गई है। 3 सोपान कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका क्षेत्र पंचायत, पहला ग्राम, दूसरा क्षेत्र और तीसरा है जिला पंचायत। तो ये जो है याद रखिएगा यहाँ पे कि हमारे संविधान के किस भाग में, तो भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 16वां प्रश्न है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा केलकर समिति ने। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति के द्वारा किया गया था। और 17वां प्रश्न है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। तो यहाँ ए ऑप्शन से होगा समाज के कमजोर वर्ग के लिए। इस योजना की शुरुआत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा किया गया। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए रियायती ऋण प्रदान करना था, जिसके द्वारा समाज के कमजोर वर्ग पूंजी का उपयोग उत्पादन के रूप में कर सकें। और 18वां जो प्रश्न है आपका कि गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? तो यह है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बी ऑप्शन से होगा यहाँ पे गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से होता है और सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिज्ञा पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना, वाहक बंधक पत्र ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं क्योंकि इन प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज का मूल्य स्थिर रहता है तथा ये सुरक्षित समझी जाती हैं। और 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? तो ये नागालैंड में। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, जो है याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक यानी कि -0.6 ये वृद्धि जो है अंकित की गई थी। और 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना था? 19,90,036 वहाँ का जनसंख्या था, जबकि 2011 में यहाँ की जनसंख्या घट करके 10,24,649 रह गया था। तो -0.6 की जो है यहाँ पे कमी जो है दर्ज की गई थी। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 20वां प्रश्न, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य पूछा गया है कितना होगा? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर होगा और 1 मीटर वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। पूछा गया 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य किससे है? तो 1000 मीटर से है। 21वां प्रश्न है, 100 डेसिबल की आवाज़ यानी कि नॉइज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा यंत्र कारखाने के शोर से। ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसका प्रायः वायु से होकर संचरण होता है और यद्यपि ध्वनि तरंगों का ठोस तथा तरल से होकर भी संचरण होता है, परंतु इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। ध्वनि की सामान्य मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। तो यदि पूछा जाए प्रश्न ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। और श्रव्य तरंगों को व्यक्ति आसानी से सुन लेता है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। और श्रव्य प्रास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्राश्रव्य तथा श्रव्य प्रास से कम आवृत्ति के तरंगों को अपश्रव्य तरंग जो है कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर किसके संगत होगा? तो यंत्र कारखाने के शोर से। और ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो शोर होता है कितने डेसिबल में? तो 190 डेसिबल के बराबर होता है। रॉकेट इंजन का जो है डेसिबल में शोर 180 होता है। और जेट प्लेन का उतरना जो है वो 150 डेसिबल के बराबर होता है। और 60 डेसिबल वह आपका सामान्य
बातचीत से उत्पन्न ध्वनि जो होता है वह 60 डेसिबल होता है। तो ये भी जो है याद रखिएगा आप लोग। 22वां प्रश्न है आपका, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन से होगा कि चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि नाभिकीय रिएक्टरों में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा की विपुल मात्रा व विध्वंस का कारण बन सकती है। नाभिकीय रिएक्टरों में कैडमियम या बोरान की छड़ों को नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें भारी जल का मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। भारी जल यानी कि D2O। और 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये तो सामान्य क्वेश्चन है, यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका स्टेपीज। कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपीज नामक हड्डी ये सबसे छोटी होती है और वोमर फेसियल में पाई जाती है ये। और मेलियस और इंकस इन जोड़े के रूप में पाई जाने वाली कान की हड्डियां हैं जो कि स्टेपीज से बड़ी होती हैं। कान में कुल मिलाकर के 6 हड्डियां होती हैं। यदि पूछा जाए कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो 6 हड्डियां होती हैं। इनका क्रम जो है आपका मेलियस, उसके बाद इंकस, फिर जो है स्टेपीज है। तो इसमें स्टेपीज होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। 24वां प्रश्न, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा कि इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज ये ड्यूडनम के मोड़ में स्थित होता है और यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन के स्राव से शरीर में शक्कर की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। अग्नाशय से इंसुलिन तथा ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि की खराबी के कारण इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव नहीं हो पाता है। फलस्वरूप इंसुलिन की कमी के कारण रक्त शर्करा का पाचन नहीं हो पाता, जिससे मनुष्य को मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। और अगला जो प्रश्न है आपका 25वां, ओजोन परत रक्षा करती है किससे? तो यह परावैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमारी पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है और अंग्रेजी में जो है इसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। और 26वां प्रश्न आपका दिया गया है, x पे पावर 4 - 2x स्क्वायर - 3 = 0। तो x की अनेकों में से एक मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो है देखा जाए तो x पे पावर 4 - 2x स्क्वायर - 3 = 0 है। तो समीकरण यदि हम बनाएंगे तो x पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस जो है 3x स्क्वायर - 3 = हम 0 लिख सकते हैं इसे। उसके बाद आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये आप कॉमन हो जाएगा तो बचागा x स्क्वायर बचेगा, x पावर 4 है तो एक x स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर आपका बचेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, -3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 = जो हो जाएगा आपका 0 यहाँ। उसके बाद जो है अब x स्क्वायर -3 हो गया एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 = 0 हो गया। अब x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो होगा 3 या फिर जो है x स्क्वायर बराबर -1 भी होगा। तो दोनों में से जो है ऑप्शन में यदि देखा जाए तो आपका कोई नहीं दिया गया है, लेकिन x बराबर जो है आप √3 लिख सकते हैं। x बराबर x का वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है तो 3 है तो x का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √3। तो आंसर जो हो जाएगा आपका x का मान जो निकल करके आएगा √3 होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। और 27वां प्रश्न है आपका, एक पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र के योग के 3 गुना है। हालांकि 20 साल बाद पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र के योग के बराबर होगी तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ जो है आप मान सकते हैं पिता की वर्तमान आयु कितना है तो x मान सकते हैं और दोनों बच्चों की आयु को आप y और z मान सकते हैं। एक बच्चे की आयु y और एक का z मान सकते हैं। तो x बराबर आप एक समीकरण यदि बनाएं तो x बराबर हो जाएगा 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका y प्लस z हो जाएगा। तो इसे हम आप लिख सकते हैं जो है x/3 और बराबर ब्रैकेट में y प्लस z लिख सकते हैं।
तो x प्लस 20 कह रहा है 20 साल बाद आयु, तो 20 साल बाद जो हो जाएगा आपका x प्लस 20 बराबर y प्लस 20 प्लस z प्लस 20 हो गया। फिर जो है x प्लस 20 बराबर ब्रैकेट में आप y प्लस z लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा आपका 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। उसके बाद जो है x माइनस आप पक्षांतर करेंगे तो x माइनस हो जाएगा y प्लस z इक्वल टू 40 माइनस 20, 20 उधर चला जाएगा आपका। फिर आपका होगा x माइनस y प्लस z एक ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा 20 हो गया। और फिर जो है आप समीकरण एक को अब यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस x अपान 3 इक्वल टू 20, तो 3x ये गुणा हो जाएगा आपका 3x माइनस x अपान 3 इक्वल टू हो जाएगा 20, तो आपका 2x 3x माइनस x तो हो जाएगा 2x और बराबर जो हो जाएगा 3 में जो है 20 का गुणा हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो x ये कट जाएगा आपको 30 बार में, 2 30 जो है 60 हो जाएगा, तो x बराबर जो है निकल करके आया कितना 30। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष होगा, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 28वां प्रश्न आपका ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेच देता है, परिणामी लाभ की गणना करें। तो यहाँ जो है आप मान सकते हैं परिणामी लाभ जो होगा वह x प्लस वाई, फार्मूला जो होता है एक्स वाई अपान 100, इसी फार्मूले पे आप रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है ए बी को 10% लाभ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 प्लस बी कितना 20% लाभ पर, तो 10 प्लस 20 प्लस हो जाएगा आपका 10 गुणे 20 बटा 100। आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा कितना, तो यदि 20 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका, और ये आपका कट जाएगा 20 25 100 5 दूना 10, तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 32। आंसर जो आपका निकल के आएगा वो 32%, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 29वां प्रश्न ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का एक दिन का काम जो है 1/9 आप लिख सकते हैं, 9 दिन काम करता है तो 1/9। बी का एक दिन का काम जो है आप लिख सकते हैं 1/18, यानी कि 18 दिन में पूरा करता है तो 1/18 लिख सकते हैं आप। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम जो हो जाएगा आपका 1/9 प्लस 1/18। अब जो है दोनों कैल्शियम लेंगे हो जाएगा आपका 18, तो 9 दूना 18 2 1 2 प्लस 18 यानी 1 हो जाएगा, तो 3/18 हो गया ये। तो आप इसे काटेंगे तो कट जाएगा ये 6 बार में। तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे 6 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। और 30वां प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा पंजाब में। पंजाब राज्य सरकार ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और 31वां प्रश्न है आपका रिपोर्ट सिप्री रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष हथियार आयातक देशों का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे दिया गया ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, मिस्र, भारत, और कूट की सहायता से आपको क्रम बताना है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो सिप्री ये जो है आपका सिप्री की रिपोर्ट आई है 2020 में, इसके अनुसार शीर्ष हथियार आयातक राष्ट्र जो हैं पहले नंबर पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये पहले नंबर पे है, उसके बाद जो है भारत है दूसरे नंबर पर, उसके बाद जो है मिस्र है, भारत के बाद जो है मिस्र है तीसरे नंबर पर, और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है चौथे नंबर पर। तो क्रम से यदि लगाया जाए तो दूसरा यानी सबसे पहले होगा सऊदी अरब, उसके बाद जो है सऊदी अरब के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे चौथा होगा भारत, यानी कि 2 4, फिर जो है 2 4 आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में मैच कर रहा है 2 4 3 1, क्रम जो होगा सही से तो डी ऑप्शन से होगा 2 4 3 1 होगा। और 32वां जो प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ रैंक दिया गया है, यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है इसमें।
तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। डेनमार्क दिया गया है तीसरे स्थान पर। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है और विश्व प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है और इसी अवसर पर ये जारी किया गया। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 5 देश जो हैं, फिनलैंड पहले रैंक पे है, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, ना कि तीसरे नंबर पर। तो डेनमार्क जो है दूसरे नंबर पर है, तो ये आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भारत इसमें 144वें रैंक पे है। भारत का जो है रैंक याद रखिएगा, भारत का विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा रैंक है, तो 144वां है। और अंतिम स्थान जो कि 153 है वह अफगानिस्तान का है। तो ये भी आपका सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 33वां प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो दिया गया कि इसके अनुसार अब 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। वही मेडिकल और कानून की पढ़ाई छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। और दूसरा है कि इस फार्मूले से भाषा चुनने का अधिकार होगा, परंतु यह लचीला होगा, इसे किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। तीसरा है कि दबाव कम करने के लिए कोर्स को कम किया जाएगा तथा 5वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। तो उपयुक्त में से असत्य कथन कौन से हैं, ये आपको बताना है। इनकी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें से आपको कोड के माध्यम से बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पहला जो दिया गया है कि तीसरा कथन क्या है आपका, ये सही नहीं है कि दबाव कम करने के लिए कोर्स को कम किया जाएगा तथा 5वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा पढ़ाई जाएगी, ये आपका सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है 29 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई और 34 वर्ष बाद आई इस नई शिक्षा नीति में नर्सरी, इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी, याद रखिएगा। तो इस जो है नई शिक्षा नीति में नर्सरी से 12वीं तक के ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 5+3+3+4 कि वही जो है मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। इसके अनुसार राज्यों को त्रिभाषा फार्मूले से भाषा चुनने का अधिकार होगा और परंतु यह लचीला होगा, इसे किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा और विद्यार्थियों पर से दबाव को कम करने के लिए कोर्स को कम किया जाएगा तथा कक्षा 6वीं से यह व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होगी, ना कि 5वीं से। तो ये इसलिए जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ तीसरा। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा कि केवल 3 जो है वो आपका सही नहीं है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया उत्तर प्रदेश के लोकगीत, दूसरी तरफ क्षेत्र या स्थान, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें। तो पहला जो दिया गया आल्हा बुंदेलखंड, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बी दिया गया बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिरहा प्रसिद्ध है। कजरी रुहेलखंड दिया गया है, गलत है आपका। कजरी कहाँ प्रसिद्ध है, तो मिर्ज़ापुर में। ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा। कजरी का संबंध कहाँ से है, तो मिर्ज़ापुर से है, ना कि रुहेलखंड से। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चैता ये अवध एवं भोजपुर क्षेत्र से संबंधित है। रुहेलखंड में जो है लावड़ी प्रसिद्ध है, ये जो है याद रखिएगा आप लोग। 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यह है शारदा नहर। आप सबको पता होगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इसका निर्माण 1928 में हुआ था और यह वनवासा यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल के समीप नामक जो है स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। इस नहर प्रणाली की शाखा की कुल जो लंबाई है वो 12,368 किलोमीटर है, 12,368 किलोमीटर। और इस नहर द्वारा पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जिलों की जो है लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। कितना, तो 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इस नहर से। और 36वां प्रश्न है, वह शब्द जो ठीक और उपयुक्त दोनों अर्थ रखता है कहलाता है। पहला है पर्याप्त, दूसरा है अच्छा, तीसरा है समुचित और चौथा है तत्पर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा जो है यानी कि बी ऑप्शन सही हुआ यहाँ, समुचित। समुचित का अर्थ ठीक और उपयुक्त दोनों होता है। 37वां प्रश्न आपका, एक श्रृंखला दिया गया है 8, 11, 17, x 53, 101। तो उपरोक्त श्रेणी में x का मान आपको ज्ञात करना है कि x के स्थान पर क्या होगा यहाँ पे।
तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं 8 3 11 11 6 17, फिर जो है 17। आप ये क्रम जो देख सकते हैं 3 के बाद 6 है, तो 6 के बाद जो है यानी कि एक संख्या में 2 से हमेशा गुणा हो रहा है। 6 के बाद कितना होना चाहिए? 12। तो 17 12 कितना हो जाएगा? 17 12 हो जाएगा आपका 29। और ये क्रम जो है आप देख सकते हैं सही है कि नहीं। तो 12 प्लस 2 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 दूनी 24। तो 29 और 24 जोड़ेंगे तो क्या 53 हो रहा है? तो 29 और 24 53 हो रहा है, बिल्कुल सही है। और फिर आगे भी आप चेक कर सकते हैं, एक दिया गया है तो 24 में 2 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। तो 53 48 क्या 101 हो रहा है? तो 53 48 101 हो रहा है, ये भी सही है। तो यानी कि आपका x के स्थान पर जो संख्या आएगा वो कितना होगा? 29, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न, ए और बी भाई हैं, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, तो ए जी का क्या होगा? तो जो है यहाँ चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या हैं? भाई हैं। उसके बाद बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी कौन है? सी है। इसको माइनस कर दीजिए, ए प्लस हो गया, और ये दोनों भाई हैं तो प्लस कर देंगे इसको भी। उसके बाद कह रहा है कि ई जो है ए की बेटी है, किसकी? ई ए की बेटी है, इसको भी माइनस कर देंगे। डी जो है बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, इसको प्लस कर देंगे। और एफ ई का भाई है, एफ जो है वह ई का भाई है, इसको प्लस कर दीजिए आप। जी डी की बहन है, जी जो है वह डी की बहन है, इसे माइनस कर देंगे आप। तो ए जी का क्या होगा? यानी कि ए जी का पूछा गया है रिलेशन क्या होगा? तो यह जो है चाचा लगेगा, जाहिर सी बात है, जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और यही पूछा जाता है जी जो है ए की क्या लगेगी? तो भतीजी हो जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका 39वां, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला दिया गया है, इस सूचकांक को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया। दूसरा है, इसमें प्रथम स्थान हरियाणा का है। तीसरा है, अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, कथन 1 और 2 जो है वह सत्य है, तीसरा जो है ये सत्य नहीं है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान जो है वह हरियाणा को मिला है 29 राज्यों की सूची में, और अंतिम स्थान पर जो रहा है वह उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, त्रिपुरा रहा है। तो ये जो है याद रखिएगा, अंतिम स्थान पर कौन रहा? त्रिपुरा, यानी कि 29वां रैंक इसको मिला है त्रिपुरा को। और उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें है 22वां। तो यदि पूछा जाए कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 22वां है इसमें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कथन 1 और 2 सत्य है केवल। और अंतिम जो प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने की है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा रूस। रूसी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में जो है 12वां शिखर सम्मेलन ये 17 नवंबर 2020 को, कब? तो 17 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इस सम्मेलन की थीम जो थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि था। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो करेगा वह भारत करेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाए कि 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने की? तो रूस की। तो ये था आपका जो है जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप UPSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के UPSSC पेट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये बैच आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और ये 10 जुलाई यानी कि
4 महीने का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। इसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस हैं, इसमें वीकली क्यूज हैं और पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आप इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा।